My dear students, once again welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Students, इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रश्न संग्रह 2.5। प्रश्न संग्रह 2.5 के हम लोगों ने 4 प्रश्न कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न संग्रह के बचे हुए 3 प्रश्न करेंगे। कौन कौन सा प्रश्न बचा हुआ है? प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 7 है। तो इस प्रश्न संग्रह में 3 प्रश्न बचे हुए थे और स्टूडेंट ये जो बचे हुए 3 प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके नॉलेज की भी दृष्टि से। ये बचे हुए 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो बचे हुए प्रश्न थे अभी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात करिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो कौन सा वर्ग समीकरण दिया है? x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो एक वर्ग समीकरण दिया है, तो आप अपना सलूशन जो हल है वो किस तरह से लिखेंगे? दिया गया वर्ग समीकरण, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण। कौन सा वर्ग समीकरण दिया है? x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 बराबर 0। ये दिया गया वर्ग समीकरण है, इसको मान लिया समीकरण 1। तो वर्ग समीकरण, यही वर्ग समीकरण हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो वर्ग समीकरण दिया है ना, इसके मूलों के बीच का संबंध भी दिया है। मूलों का योगफल इसके गुणनफल का इसके मूलों के गुणनफल का दुगुना है तो k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, कोई भी वर्ग समीकरण होता है उसके 2 मूल होते हैं। एक मूल को क्या मानते हैं? अल्फा, दूसरे मूल को क्या मानते हैं? बीटा मानते हैं। तो जो शर्त दिया है मूलों का योगफल, अगर मान लो मूलों को हमने अल्फा बीटा मान लिया तो मूलों के योगफल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है यह इसके मूलों के गुणनफल का दुगुना है। अच्छा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। मूलों का योगफल किसके बराबर है? मूलों के गुणनफल के दुगुना। इसका दुगुना कर दिया, इसमें दुगुना मतलब 2 से गुणा कर दिया, इसके बराबर है। तो बच्चों यही शर्त दिया है, ये शर्त दिया है, मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा बीटा। मतलब मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल। तो जैसा कि आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपान ए होता है। मतलब जब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे तो हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? ये देखो बी ए, यहां पर ए सी, मतलब हमको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इस दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक स्वरूप से करेंगे और एबीसी का मान निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या दिया है बताओ? यहां ए बराबर बताओ क्या हो जाएगा? ए क्या होता है? हमारा मानक वर्ग समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही है मानक वर्ग समीकरण।
तो ए क्या होता है, जो वर्ग पद होता है उसका गुणांक होता है। वर्ग पद का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बी क्या होता है बताओ, यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक बी, और यहां पर यक्स का गुणांक क्या है देखो 4k, लेकिन गलत है 4k, यहां माइनस है, तो यहां आप माइनस लिखोगे, माइनस 4k। सी बताओ, सी क्या होता है, अचरांक पद होता है, और अचरांक पद मतलब जिसमें यक्स वाई नहीं लगा रहता, जिसमें चरांक नहीं लगा रहता। तो क्या ये वर्ग समीकरण से आप बता सकते हैं सी का मान क्या है, ये देखो सी का मान यही है, अचरांक पद यही है ना, क्या है अचरांक पद k+3। तो बात समझ में आ गई इतना। हमने क्या किया, इस दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना हमने मानक वर्ग समीकरण से करके एबीसी का मान ज्ञात कर लिया। अब शर्त दिया है, शर्त कौन सी दिया है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल किसके बराबर है, मूलों के गुणनफल के दुगुने के बराबर है। तो मतलब हमको मूल भी चाहिए, तो इस जो यह वर्ग समीकरण दिया है, माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, माना समीकरण एक, समीकरण एक समझ रहे हैं क्या, समीकरण एक क्या है, दिया गया वर्ग समीकरण है। तो यहां पर आप ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, माना दिए गए वर्ग समीकरण, यहां पर या आपने समीकरण जो दिया गया उसको समीकरण एक मान लिया है, तो यहां आप लिख दो समीकरण एक, माना समीकरण एक के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो इस समीकरण के मूल हमने क्या मान लिया, अल्फा तथा बीटा है। अब आपको सूत्र मालूम है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, होता है, बराबर ना, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान बताइए, ये देखो बी का मान कितना है, -4k, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ए माइनस तो सूत्र का माइनस है, और b का मान क्या है -4k, तो यहां ब्रैकेट बना के -4k लिख दिया, बटे a का मान कितना है 1 है। तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना 4k, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हमको किसका मान मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का, और हमको और क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। अच्छा, हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाला और अल्फा बीटा क्यों निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो संबंध दिया है, मूलों का जो संबंध दिया है वो ऐसा बोल रहा है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो इसका मतलब क्या समझोगे, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल किसके बराबर है, मूलों के गुणनफल के दुगुने के बराबर है। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा यानी अल्फा बीटा, बराबर। बात समझ में आई क्या। तो दूसरा काम क्या करना है, हमको अल्फा बीटा निकालना है। तो चलिए अल्फा बीटा यहां से निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा यहां ऐसे लिख देंगे, चूंकि अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा का मतलब समझते हैं क्या, मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल आपको मालूम है, ये फार्मूला क्या होता है, C/A होता है। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू C। अब C का मान बताओ कितना है, k+3, तो यहां रख दिया k+3, अपान क्या है A, और A का मान कितना है 1 है। तो बताओ यहां से अल्फा बीटा क्या आ गया, k+3 आ गया। चलो इसको मान लिया समीकरण 3, बटे में 1 है और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जो शर्त दी गई है उसके हिसाब से हम लोग एक समीकरण बनाएंगे। अच्छा, शर्त क्या दी गई है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल किसके बराबर है, मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना है। तो प्रश्नानुसार मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा किसका दुगुना है, उसके गुणनफल, उसके मतलब मूलों के गुणनफल का दुगुना है। तो बराबर, समझ में आए क्या। अब पूरे प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपको शर्त के हिसाब से समीकरण बनाने आ रहा है क्या, शर्त को
शर्त जो दिया है प्रश्न में वो तो वाक्य में लिखा रहेगा, सेंटेंस फॉर्म में लिखा रहेगा। क्या आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बच्चों यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। तो मूलों का योगफल किसके बराबर है? उसके गुणनफल का दुगुना। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान देखो समीकरण 1 से कितना है? 4k। समीकरण 1 से नहीं, सॉरी, समीकरण 2 से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 4k। तो यहां जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह क्या रख दिया? 4k बराबर 2 गुणे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान क्या है? k प्लस 3। तो यहां पर रख दिया k प्लस 3। कहां से आपने मान रखा? समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहां इसका कारण भी लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से। बराबर, बात समझ में आ गई? समीकरण 2 तथा 3 से। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया 4k, 2 का गुणा इधर करेंगे। अच्छा, 2 का गुणा अगर इसमें नहीं करना है तो इस 2 को हम इस साइड ले सकते हैं, बाईं ओर ले सकते हैं। इधर गुणा है तो इधर आया, भाग हो गया, बराबर इधर कितना? k प्लस 3। बात समझ में आई क्या? आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2k प्लस 2 तिहाई 6 आएगा। या इस 2 को क्या करेंगे? इस बाईं ओर ले लो, इधर गुणा का चिन्ह है ना, तो इधर गुणा का चिन्ह है तो इधर क्या आएगा? भाग हो जाएगा। तो ये देखो 2 दूनी 4, बाईं ओर कितना आ गया? 2k बराबर कितना? k प्लस 3। अब 2k, इस k को बराबर किधर लाएंगे? माइनस k बराबर 3। तो 2k में से 1k निकल गया, कितना बचा? 1k बचा, k बराबर 3। तो k का मान कितना आ गया? 3। यही निकालना था। बात समझ में आ गई क्या? प्रश्न पूरा अच्छे से समझ में आ गया? अब वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप सॉल्यूशन को लिख डालो। तो आइए बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग छठवां प्रश्न, इस प्रश्न संग्रह का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है? यदि अल्फा और बीटा यह y स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 बराबर 0 के मूल हो, तो पहला हमको ज्ञात करना है, पहला किसका मान ज्ञात करना है? चलो मैं यही लिख दे रहा हूं, ज्ञात करना है ये दिया गया वर्ग समीकरण है, y स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 बराबर 0। और ये भी दिया है प्रश्न में कि इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। प्रश्न में दिया है इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी आप वही मानेंगे, माना दिए गए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात किसका मान करना है? तो बोल रहा है कि मान आप ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तथा दूसरा क्या ज्ञात करना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करो। तो ये वर्ग समीकरण दिया है और वर्ग समीकरण के मूल क्या दिया है? अल्फा तथा बीटा। तो उसकी सहायता से, इस वर्ग समीकरण की सहायता से हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका हल लिखेंगे कैसे? माना दिए गए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। माना दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको ऐसा कुछ निकालना रहे, जब भी प्रश्न में ऐसा रहेगा मतलब कैसा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो, या फिर दे दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग दो चीज निकालेंगे। एक निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, मतलब मूलों का योगफल उसका मान निकालेंगे, और अल्फा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। जब भी प्रश्न ऐसा रहेगा हमको दो चीज पहले ही निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान और दूसरा किसका मान निकालना है? अल्फा बीटा का मान निकालना। अच्छा, तो आपको मालूम है जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे
तो फार्मूला क्या लगाएंगे, माइनस बी अपान ए। जब आप अल्फा बीटा निकालोगे फार्मूला क्या लगाओगे, सी अपान ए। तो कुल मिला के हमको एबीसी का मान पहले ही निकाल लेना है। और एबीसी का मान कैसे निकालते हैं, तुलना करके। तो आइए समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, मानक स्वरूप लिख दिया, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समझ में आए क्या, हमने यहां पर y ले लिया, चरांक क्या लिया, y लिया। y क्यों लिया, क्योंकि जो दिया गया वर्ग समीकरण है उसमें चरांक क्या लिया है, y। तो मानक वर्ग समीकरण भी आप वही चरांक लेके लिखेंगे। तो समीकरण 1 मतलब ये दिया गया समीकरण, इसकी तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर, मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर। तो आइए तुलना करके एबीसी का मान निकालते हैं। ए वर्ग पद का गुणांक, यहां पर वर्ग पद y का वर्ग, इसका गुणांक कितना है 1, तो a का मान कितना हो गया 1। अच्छा b का मान बताओ -2, c का मान बताओ -7। तो बात समझ में आई, एबीसी का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, जब भी इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा तो हमेशा पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकाल लेंगे। तो आइए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान, बराबर ना, यही सूत्र है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी का मान बताओ -2 है, ए का मान बताओ 1 है। तो बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मान लिए समीकरण 2। बात समझ में आई क्या, अल्फा बीटा निकल गया, क्या निकल गया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान मिला कितना 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा समझते हैं क्या, मूलों का गुणनफल, और यह किसके बराबर होता है, सी अपान ए के बराबर होता है। सूत्र है यहां लिख देंगे चूंकि, फिर इसलिए अल्फा बीटा बराबर सी, सी का मान कितना है -7 बटे ए, और ए का मान है 1, तो यहां पर 1 लिख दिया। तो बताओ अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, 7 आ गया, और इसको मान लिया समीकरण 3। तो चलिए अब देखते हैं हमको निकालना क्या है। अल्फा बीटा का मान मिल गया -7, निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे हम लोग। पहला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान हमको चाहिए। अब देखो गलती एक यहां पर होती है, गलती मैं बता रहा हूं कि किस तरह से गलत सॉल्यूशन लिखते हैं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2। तो क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, इसको वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, जो कि बच्चों गलत है, ऐसा नहीं करना। जब आप वर्ग करते हैं ना, तब तो ये सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इधर 2 का वर्ग 4। तो समझ में आया क्या, इसका हम वर्ग करेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग का। बात समझ में आ रही क्या, तो मतलब इस तरह से वर्ग नहीं कर सकते। वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका मैं एक सूत्र बता रहा हूं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। किसको, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये इसका सूत्र है। जब कभी आपको निकालना रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका आप क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। बात समझ में आई क्या। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये सूत्र आया कैसे।
बात समझ में आ रही क्या? डायरेक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो कि ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो फार्मूला तो वही है। कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसमें अंतर है, उसमें ए बी रहता था और इसमें क्या लिखा है? अल्फा बीटा लिखा है। लेकिन सूत्र तो ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या? सूत्र वही है, लेटर चेंज हो गया, उसमें ए और बी रहता है और इसमें हमने क्या लिया है? अल्फा और बीटा लिया। अच्छा, मान किसका निकालना हमको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका ही मान निकालना है ना। किसका मान? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म बचा, ये जो पद बच रहा है, जब हमको इसका मान निकालना है तो इसको बराबर के इधर लेके चले आओ। बराबर के इधर देखो, ये पहले से है, पहले से क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पहले से है। हमको इसका मान चाहिए तो मतलब इसको हटा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा। बात समझ में आई क्या? इसी सूत्र से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये सूत्र अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से मिला, आपको बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मान रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख दिया, 2 का वर्ग -2 गुणे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान देखो यहां दिया है, कितना दिया है? -7। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? -7। अच्छा, मान आपने कहां से रखा? समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। बात समझ में आ गई क्या? समीकरण 2 तथा 3 से हमने क्या किया? मान रख दिया। तो चलिए अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये 2 का वर्ग करेंगे, कितना? 4। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 18। तो बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई हो तो आप इसको लिख डालो, फिर आगे हम लोग इसको सेकंड ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन। चलिए दूसरा क्या निकालना है? दूसरा हमको मान निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। कुछ ऐसे देखो, एक आपने सूत्र पढ़ा है, शायद 8वीं कक्षा में पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। याद आया क्या? ये सूत्र याद आया क्या? याद आ गया? शायद हम लोग इसको कक्षा 8वीं में पढ़े हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना? a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें देखो ये गुणा है, 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। बस यहां क्या करना है? यहां a और b है, यहां पर लेटर कौन सा है? अल्फा बीटा है। मान लो यहां पर हमने अल्फा बीटा ले लिया, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। तो ये सूत्र कैसे बन जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस यहां क्या लिखेंगे? बीटा क्यूब। बात समझ में आई? सिर्फ लेटर चेंज हो रहा है, बाकी वही सूत्र है। अच्छा, मान किसका हमको निकालना है? देखो अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखो सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां अल्फा क्यूब है, यहां देखो क्या है? बीटा क्यूब है। इसका मान दाहिनी ओर इसको ही रहने दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बात समझ में आई क्या? दाहिनी ओर हमने इसको ही रखा। तो इसमें कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है? ये देखो, ये ज्यादा है इसमें ना, इसको हम लोग बराबर के इधर कर लेंगे। बराबर के इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो पहले से है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये वाला पद इधर लाएंगे तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया 3 अल्फा बीटा इंटू क्या अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई क्या? इसका मान निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये किसके बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका मान ऐसे कन्वर्ट करना, ऐसे चेंज करना है जिसके मान को हम रख सकें। अब देखो यहां अल्फा प्लस बीटा आ गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा आ गया तो यहां से मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान फिर यहां से वापस रख देंगे। तो हम लोग इसका सूत्र लिख लेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सूत्र लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि। बात समझ में आई क्या? फार्मूला समझ में आ गया ना कहां से फार्मूला आया? तो यहां पर लिख देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं मान रख देते हैं। तो इसलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं कितना 2, तो यहां पर इसकी जगह रख दिया 2। 2 का क्या हो गया 2 का पूर्ण घन है क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान बताओ कितना -7, यहां हो जाएगा -7 गुणे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2। कहां से आपने मान रखा समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। तो आइए इसको हल करके इसका मान निकाल लेते हैं। इसलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 2 का घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार कितना आ जाएगा 8, यहां पर आ गया 8। ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यहां पर 3 सते 21, 21 दूनी कितना हो गया 42। अब इसको जोड़ दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 42 और 8 कितना हो गया 50 हो गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना आ गया 50 यानी कि 50। तो बात समझ में आई? तो बात अगर समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। अब इस प्रश्न नंबर 7 में 2 वर्ग समीकरण दिया है, दोनों को अलग अलग हल करना है। तो पहला एक हम देखते हैं, इसका दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण। पहला इसमें वर्ग समीकरण क्या दिया है 3y² प्लस ky प्लस 12 बराबर 0। ऐसे ही एक वर्ग समीकरण और दिया है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग, मतलब समझो इसमें 2 प्रश्न है। बात समझ में आ रही क्या? इसी प्रश्न नंबर 7 में 2 वर्ग समीकरण दिया है, पहला और दूसरा, तो दोनों के लिए अलग अलग हल करना है। तो क्या दिया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल, ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूल क्या मानते हैं अल्फा और बीटा। तो मूल क्या है वास्तविक तथा समान है। अगर इसके मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। अब मैंने बताया था मूलों का स्वरूप, बात समझ में आ रही? मूलों का स्वरूप यानी कि मूलों की प्रकृति निर्भर करती है डेल्टा के मान पर। डेल्टा क्या होता है विवेचक, और यह डेल्टा जो होता है ये बराबर होता है b² - 4ac की। बात समझ में आ रही क्या? इसमें दिया है कि इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। अच्छा, वास्तविक तथा समान, इसमें हमने बताया था 3 कंडीशन था। अगर डेल्टा का मान 0, डेल्टा अगर 0 आ गया, डेल्टा समझ रहे हैं ना, b² - 4ac का मान अगर 0 आ गया तो क्या होता है मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। और अगर डेल्टा
इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा का मान धनात्मक आ गया, मतलब जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। और तीसरा, अगर डेल्टा का मान जीरो से कम आ गया, जीरो से कम समझते हैं क्या, ऋणात्मक, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। बात समझ में आ गई क्या? मूलों का जो स्वरूप है वो किस पर निर्भर करता है, डेल्टा के मान पर निर्भर करता है। यदि डेल्टा का मान जीरो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और इसमें यही दिया है कि जो वर्ग समीकरण है उसके मूल वास्तविक तथा समान है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली दिया है हमको कि डेल्टा का मान जीरो है। बात समझ में आ गई क्या? अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि इस वर्ग समीकरण का जो मूल है वास्तविक तथा समान है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि जो डेल्टा है ना उसका मान जीरो है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, डेल्टा मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमको यहां पर एबीसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो एबीसी की जरूरत पड़ने वाली है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी निकालेंगे। और एबीसी निकालने के लिए आप कैसे निकालते हो, तुलना करके। तो आइए तुलना करके, ए का मान कितना मिलेगा 3, बी का मान बता दो k है, c का मान बताओ कितना 12 है। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या लिखेंगे, इसके जो मूल है वो क्या है, वास्तविक तथा समान है। तो अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है। अच्छा, वास्तविक तथा समान है इसका मतलब समझते हैं क्या, जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा बराबर जीरो होता है। तो यहां पर क्या हम लोग लिख देंगे, इसलिए डेल्टा समझते हैं क्या, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर हम क्या लिखेंगे, शर्त, यही तो शर्त होती है जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। कौन सी शर्त पर, जब डेल्टा बराबर जीरो। अच्छा बताओ, डेल्टा का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा बराबर जीरो और डेल्टा का मान ये है तो ये बराबर जीरो हो गया। बात समझ में आई क्या? अब यहां पर हम लोग मान रखेंगे, मान बी का मान क्या है, k, तो यहां पर रख दिया k, ये देखो वर्ग है तो यहां पर वर्ग हो जाएगा, माइनस 4a, a का मान कितना है 3 है, c का मान बताओ कितना है 12 है, बराबर कितना आ गया 0। तो k का वर्ग बराबर, ये देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 का गुणा 12 से करेंगे कितना, माइनस 144, 4 तिहाई 12 गुणे 12 144 बराबर कितना 0। तो अच्छा, यहां से करना क्या हमको, k का मान ज्ञात करना है। तो k का वर्ग बराबर, ये इसको बराबर के उधर कर लेंगे, माइनस 144 है, बराबर के इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, k स्क्वायर का। निकालना किसका है, k का निकालना है हमको, k का वर्ग नहीं चाहिए क्या, k का मान। तो यहां पर तो वर्ग है, k का मान कैसे मिलेगा, वर्गमूल लेने पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जब लेते हैं जो वर्ग रहता है वर्ग हट जाता है, मतलब k, और 144 का वर्गमूल बताओ 12, लेकिन प्लस माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या, वर्गमूल तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में, तो दोनों मान कंसीडर करेंगे, k बराबर प्लस माइनस 12। तो बात समझ में आ गई। तो इस वर्ग समीकरण में k का मान हो गया प्लस माइनस 12। अच्छा, कभी कभी कुछ अलग वर्ग समीकरण दिया रहेगा, कभी कभी कुछ अलग वर्ग समीकरण दिया रहेगा कि k का मान जो मिला आपको, बहुत ध्यान से समझना, k का जो मान मिला ये वर्ग समीकरण को संतुष्ट करता है क्या। अच्छा, k ये जो वर्ग पद है ना, इसका गुणांक तो k नहीं है। अगर यहां पर k है तो k का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या, सिर्फ जो समझा रहा उस पर ध्यान दो। k, मान लो k यहां पर इसका गुणांक होता वर्ग पद का, तो k का मान 0 नहीं होना चाहिए।
और आपको परिभाषा में हमने बताया है कि जो वर्ग समीकरण होता है उसका वर्ग पद का गुणांक क्या होता है a, और ये 0 के बराबर नहीं होता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? +-12। तो आइए बच्चों एकदम आखिरी प्रश्न करते हैं। इसी प्रश्न नंबर 7 में मैंने बताया आपको अभी कि इसमें 2 वर्ग समीकरण दिए हैं, दोनों के लिए k का मान निकालना है, बराबर। तो पहला हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरा हम लोग करते हैं। दूसरा वर्ग समीकरण दिया है kx, दूसरा तो दिया गया वर्ग समीकरण kx इंटू x -2 प्लस क्या दिया है 6 बराबर 0। ये बच्चों दूसरा वर्ग समीकरण दिया है, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है कि वर्ग समीकरण है। क्यों? वर्ग का पद दिख रहा है क्या? x² ऐसा दिख रहा है क्या? घात 2 दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे। kx का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? kx²। बात समझ में आई क्या? kx इंटू kx² माइनस kx का गुणा 2 में करेंगे -2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब दिखा ये वर्ग समीकरण है, तो चलो इसको मान लिया वर्ग समीकरण 1 है। अब यहां से जब हम लोग तुलना करेंगे तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा? k। a मतलब क्या होता है? वर्गपद का गुणांक, और वर्गपद का गुणांक क्या है? k है। अच्छा b का मान बताओ, b का मान क्या होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? -2k। अच्छा ये क्या है? c बराबर कितना है? 6 है। अब इसके लिए भी वही शर्त दिया है जो पहले वर्ग समीकरण के लिए दिया था। शर्त कौन सी थी? इस दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, और आपको मालूम है जब मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो शर्त कौन सी होती है? डेल्टा बराबर 0। तो यहां क्या लिखेंगे? चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल कैसे हैं? वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान है। दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 0। और ये जो डेल्टा बराबर 0 लिखा है यही तो शर्त होती है। अब डेल्टा का मान क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है? -2k। तो चलिए हम मान रख देते हैं -2k का वर्ग बराबर ना b का मान, और b का वर्ग है तो ये पूरा वर्ग आ जाएगा -4a। a का मान क्या है? k गुणे क्या है? c, और c का मान क्या है? 6 बराबर कितना हो गया? 0। तो -2k का वर्ग, माइनस है इसका वर्ग करेंगे पहली बात तो धन हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना? 4। k का वर्ग करेंगे 4k² माइनस 4 छंग 24k, कितना आ गया? 24k बराबर कितना आ गया? 0। बात समझ में आई क्या? 4k² माइनस 24k बराबर कितना? 0 आ गया। चलिए बात समझ में आई। 4k² माइनस 24k बराबर 0। अब हमको किसका मान ज्ञात करना? अच्छा ये दोनों में देखिए, ये दोनों में हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 1 के 4, यहां 4 छंग 24, मतलब इसमें भी 4 है, तो ये दोनों में 4 कॉमन ले लिए। यहां देखो k का वर्ग है, यहां k है, तो k कॉमन ले लो। अच्छा कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 4 4 से कट गया, 1 k निकाला तो यहां बचा k। ये 4 छंग 24, यहां 6 k से कट गया तो बराबर कितना आ गया? 0। अब ये दोनों गुणनखंडों का गुणनफल कितना है? 0 है। तो जैसे वर्ग समीकरण में लगाते थे आप, 2 गुणनखंड है, दोनों का गुणनफल बराबर 0, तो फिर क्या लिखेंगे? पहला गुणनखंड बराबर 0 या दूसरा k - 6 बराबर 0। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया? 0। और यहां से
k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से आप ध्यान दीजिए k का 2 मान प्राप्त हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मान संगत होते हैं, संगत मतलब दोनों मान सही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मान असंगत होता है। असंगत मतलब जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, जो कि k का मान नहीं हो सकता। तो हम लोग जरा यहां पर चेक करेंगे कि दोनों मान संगत है क्या, दोनों मान सही है क्या, ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें मान गलत है। अच्छा आइए पहले इसको देखते हैं। अगर मान लो k बराबर 0, मान लिया k बराबर 0 है, तो जरा ये मान हम लोग इसमें रख के देखते हैं इसको संतुष्ट करेगा क्या। k बराबर 0 हमारा वर्ग समीकरण, ये देखो वर्ग समीकरण कौन सा है, यही हमारा वर्ग समीकरण है, बराबर यही वर्ग समीकरण। अरे ये दिया था वर्ग समीकरण, तो इसको हमने सरल कर लिया, गुणा कर लिया, तो ये हमारा वर्ग समीकरण मिल गया। क्या k का मान 0 हो सकता है क्या? तो देखिए यहां पर k किसका गुणांक है, वर्ग पद का गुणांक है, और वर्ग पद का गुणांक 0 होता है क्या? नहीं होता है। परिभाषा में हमने यही बताया था, एक बार फिर मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा वर्ग समीकरण, इस स्वरूप वाला वर्ग समीकरण जिसमें abc क्या है, abc ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त पे विशेष ध्यान। पहला आपने जब पार्ट 1 देखा था तो उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि abc तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a जो है 0 नहीं हो सकता। ये मतलब क्या, जो वर्ग पद है ना, इसका गुणांक 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो वर्ग पद ही नहीं बनेगा, और जब वर्ग पद नहीं रहेगा तो वह समीकरण नहीं होगा। तो यहां देखिए k का मान 0, क्या यहां से आप बता सकते हैं क्या k का मान 0 हो सकता है क्या? नहीं, k बराबर 0 यह मान असंगत है, क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। मान लिया हमने, चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि k का मान 0 है। अगर k का मान 0 है तो पूरा वर्ग समीकरण को खत्म कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? k का मान 0 यह मान असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि यह दिए गए वर्ग समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो k बराबर 0 नहीं हो सकता। तो k बराबर 0 नहीं हो सकता, तो k का मान क्या होगा? k का मान 6 होगा, दूसरा वाला मान। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, ये हमको लिख के बताना पड़ेगा। अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि k बराबर 0 यह मान असंगत है, यह मान असंगत है, इसलिए k जो है यह 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, k का मान 0 नहीं हो सकता, तो k का मान क्या होगा? 6 होगा। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अच्छा, और एक चीज, अब पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो। एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए यहां देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया कि किस तरह से हल करना, यहां से हम लोग एक और मेथड से इसको हल कर सकते हैं। एक और मेथड से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे? 4k², ये जो -24k है ना, इसको बराबर के इधर कर दिया, 24k हो गया। बात समझ में आई? तो k² बराबर 24k, एक के इधर कर दिया, बटे के हो गया, 4 छंग 24। अब k² समझते हैं क्या? k इंटू के, इधर कितना बचा? 6k, तो एक के से कट गया, तो k बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, लेकिन उसमें हमको आपको बताना था कि कोई मान कभी कभी असंगत होता है, तो आप किस तरह से पहचानोगे। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए दोनों ही मेथड से आप नोट कर डालो। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये जो प्रश्न संग्रह 2.5 था ये खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ग समीकरण का उपयोजन। उपयोजन मतलब एप्लीकेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो हमने अभी तक सीखा है इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में अप्लाई करते हैं, वर्ग समीकरण कैसे हम लोग बनाते हैं। कोई प्रश्न अगर सेंटेंस में दिया है, वाक्य के रूप में दिया है, तो किस तरह से वर्ग समीकरण हम लोग बनाते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर डालिए। अगर लास्ट में प्रश्न दिया रहेगा आपको होमवर्क के लिए तो उसको ट्राई करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।